कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई को कैसे मतलब एकदम जादू की तरह पता चल जाता है कि हमें अगला गाना कौन सा सुनना है या कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? हाँ, एक कमाल की चीज़ है। यह है मशीन लर्निंग। यही वो तकनीक है जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंसेस को इतना ज़्यादा पर्सनल बना रही है आजकल। बिल्कुल। और अब तो ये कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं रहा। अब तो हम उम्मीद करते हैं कि एप्स हमें समझें, हमारी पसंद जाने। सही कहा। ये एक बेसिक एक्सपेक्टेशन बन गई है। और मशीन लर्निंग ही बेसिकली वो इंजन है जो ये सब मुमकिन बनाता है, इतने सारे लोगों के लिए। तो ये होता कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे क्या चलता है? हमारा हर क्लिक, हर स्वाइप, जो हम सर्च करते हैं, लाइक करते हैं, कितना टाइम किसी चीज पर बिताते हैं, ये सब डेटा है ना? एग्जैक्टली यही है वो कच्चा माल, वो डेटा। हम्म। और यहीं पर मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो अपना काम करते हैं। वो इस सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न मतलब जैसे कि मुझे क्या पसंद है और मेरे जैसे और लोगों को क्या पसंद है। हाँ, कुछ वैसा ही। वो देखते हैं कि आपके बिहेवियर में क्या खास है और वो लाखों दूसरे यूजर्स के बिहेवियर से कैसे मिलता जुलता है या अलग है। और इन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पर फिर रिकमेंडेशन इंजन हमें सुझाव देते हैं। और ये लगातार सीखता रहता है, राइट? जैसे अगर मैंने कोई सुझाव माना तो सिस्टम को पता चल गया कि हाँ ये सही था। बिल्कुल। और अगर आपने इग्नोर किया तो भी उसे पता चलता है। ये एक तरह से फीडबैक लूप है जो मॉडल को लगातार बेहतर बनाता है। ये तो कमाल है। मैंने कहीं पढ़ा था कि नेटफ्लिक्स सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि फिल्मों के जो कवर फोटो होते हैं ना, थंबनेल, हाँ, थंबनेल। वो भी पर्सनलाइज करता है। मतलब एक ही फिल्म का पोस्टर मुझे अलग दिख सकता है और आपको अलग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि पर्सनलाइजेशन कितना डीप जा सकता है। और सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं, स्पॉटिफाई को देखिए। उनका डिस्कवर वीकली प्लेलिस्ट, हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर है। वो कई चीजों को मिलाकर बनता है। एक तो है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, मतलब आप जैसे टेस्ट वाले दूसरे लोगों को ढूंढना। फिर एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो गानों के लिरिक्स या डिस्क्रिप्शन को समझता है। अच्छा। और डीप लर्निंग, जो आपके सुनने के पैटर्न में बहुत बारीकियां पकड़ता है। अमेजन को कैसे भूल सकते हैं? वो तो ऐसे अंदाजा लगाता है जैसे हमारी अगली जरूरत उसे पता हो। हाँ, पीपल ऑल्सो बॉट तो क्लासिक है, पर वो उससे भी आगे जाते हैं। जैसे ये अंदाजा लगाना कि शायद आपका टूथपेस्ट खत्म होने वाला है। हाँ, हालांकि कभी कभी उनके अंदाजे बड़े अजीब भी होते हैं। मुझे याद है एक बार पालतू कछुए का खाना खरीदने का रिकमेंडेशन आया था और मेरे पास कोई पेट है ही नहीं। हाँ, होता है। गलतियां तो होंगी ही, क्योंकि ये सब है तो अनुमान ही। लेकिन देखिए, इस पावरफुल पर्सनलाइजेशन के साथ ना कुछ सीरियस बातें भी जुड़ी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे? एक बड़ा मुद्दा है फिल्टर बबल का। जब एल्गोरिदम हमें बार बार वही दिखाता है जो हमें पहले से पसंद है, तो हम एक तरह के डिजिटल बुलबुले में फंस सकते हैं। हाँ, मतलब नई या अलग तरह की चीजों से हमारा सामना ही नहीं होता, दुनिया सिमट जाती है एक तरह से। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो कंटेंट बनाते हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनके लिए भी मुश्किल खड़ी करता है। सही बात है। उनका काम शायद उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें एल्गोरिदम्स सही समझता है। नए ऑडियंस मिलना मुश्किल हो सकता है। एग्जैक्टली। और यही वो बड़ा सवाल उठता है, क्या इन प्लेटफॉर्म्स को हमेशा वही दिखाना चाहिए जो यूजर चाहता है, या कभी-कभी कुछ ऐसा भी जो शायद उसके लिए जरूरी हो, भले उसने मांगा ना हो। इसे एथिकल क्यूरेशन कह सकते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और फिर टेक्निकल चैलेंज भी कम नहीं है। सोचिए, अरबों सिग्नल रियल टाइम में प्रोसेस करना, फटाफट रिकमेंडेशन देना, सिस्टम को फेयर रखना, और वो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम मतलब? जब कोई नया यूजर आता है या कोई बिल्कुल नया गाना या फिल्म आती है, तो उसके बारे में तो कोई पिछला डेटा होता नहीं। तो उसे क्या सुझाएं? ये एक बड़ी पहेली है। समझ गया। तो आगे क्या? भविष्य में ये पर्सनलाइजेशन कैसा होगा? शायद और भी स्मार्ट। एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट अवेयर पर्सनलाइजेशन का। मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो सिर्फ हमारी पुरानी पसंद ही नहीं, बल्कि हमारे मौजूदा हालात को भी समझें। मौजूदा हालात जैसे कि? जैसे हमारा मूड कैसा है, मौसम कैसा है, हम कहाँ हैं, या हमारे कैलेंडर में क्या है, उसके हिसाब से सुझाव बदलें। अरे वाह! मतलब अगर मैं स्ट्रेस में हूं तो म्यूजिक ऐप खुद ही शांत गाने सुझा दे? हाँ, बिल्कुल। या मान लीजिए कोई ई लर्निंग ऐप है और वो समझ जाए कि आप थके हुए हैं, तो वो सिखाने का तरीका थोड़ा आसान कर दे। पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक ख्याल आ रहा है, जब ये प्लेटफॉर्म्स हमें इतना सटीक भाव से जानते हैं, हमारी आदतों में इतने फिट हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें बदलने या कुछ नया सीखने से रोक रहे हों?
मतलब हम अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाएं। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। ये एक रिस्क तो है। शायद इसीलिए यूजर्स के तौर पे हमें थोड़ा जागरूक रहना होगा, खुद से नई चीजें खोजनी होंगी, और क्रिएटर्स को भी ये समझना होगा कि उनका कंटेंट कैसे फिल्टर हो रहा है, कैसे रैंक हो रहा है। बिल्कुल, जिज्ञासा बनाए रखनी होगी। हाँ, क्योंकि शायद जिस पल ये एल्गोरिदम हमें हैरान करना बंद कर देते हैं, उसी पल वो असल में हमारी सेवा करना बंद कर देते हैं, कुछ नया देना बंद कर देते हैं। बहुत गहरी बात कही। तो कुल मिलाकर मशीन लर्निंग वो अदृश्य शक्ति है जो नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हमारे डिजिटल अनुभवों को पर्सनल बनाती है। ये करोड़ों लोगों के लिए पर्सनलाइजेशन को मुमकिन बनाती है। लेकिन इसके साथ कई नैतिक और तकनीकी सवाल भी जुड़े हैं जिन पर हमें सोचते रहना होगा।